हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखो टॉपिक क्या पढ़ेंगे। हम लोग रिवीजन के पर्पस से मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा, जो कि हमारे पास कैसा होगा, सॉल्यूशन होगा चैप्टर। ठीक है। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आई थिंक है सॉल्यूशन में, तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा। थोड़ा सा लॉन्ग सेशन होगा, थोड़ा लंबा सेशन होगा, टाइम लेगा, बट मैं चीज़ों को जल्दी जल्दी क्या करूँगा, रिवाइज करता चला जाऊँगा। ठीक है। पूरा टू द पॉइंट तो बताऊँगा, बट थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूँगा यहाँ पे। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग के पास चैप्टर क्या है, सॉल्यूशन है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, वो थोड़ा सा, मैं देखो वीडियो पहले ये यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया हुआ। ये फर्स्ट टाइम सॉल्यूशन का चैप्टर है। मेरी जो वीडियोस है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पार्ट 11 से होगा। ठीक है। तो ये रिवीजन पर्पस से भी है, और एक तरीके से अगर आप एक बार पढ़ लिया, आई थिंक सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो फिर से आप एक बार सॉल्यूशन देखोगे तो जल्दी जल्दी रिवाइज होगी और चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा भी मिल सकती हैं यहाँ पे। तो देखो हम लोग बात करते हैं पहले सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या होता है कि दो पार्ट होंगे। अगर ये सॉल्यूशन है, तो अगर सपोज कर लो, तो सॉल्यूशन में दो पार्ट होंगे। एक क्या होगा, हमारे पास सॉल्वेंट होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, सोल्यूट होगा। ठीक है। इस टाइप के मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्यूशन। वी कॉल देम सॉल्यूशन होगा। तो ये सब तो नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इजी चीज़ है, 8-9 की चीज़ है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये क्या देगा, हमारे पास सॉल्यूशन देगा। ठीक है। तो जो नॉर्मल चीज़ है मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, सिर्फ बताते चला जाऊँगा। देखना, नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट हमारे पास है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। अगर मैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं, तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास, 9 टाइप्स के होते हैं। देखो पहला हम लोग के पास गैस सॉल्यूशन पढ़ना है, गैस सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरा हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है। ठीक है। तीसरा हमारे पास है सॉलिड सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन है। ठीक। ये 3 टाइप के हैं। 3 टाइप में हर एक में क्या है, 3-3 टाइप हैं। और किसके बेसिस पे डिवाइड करूंगा मैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे। सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा। ठीक है। एग्जाम्पल आप अपने से खुद से देखोगे, एग्जाम्पल में कोई ज़्यादा नहीं है, सब सॉल्यूट का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी क्या होगा, हमारे पास सॉल्यूट होगा, ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। यहाँ पे भी सेम केस क्या होगा, सॉल्यूट क्या होगा हमारे पास, दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा। ठीक है। इसका भी क्या होगा, एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा। इज दैट क्लियर, बात समझ में आती है। अब देखो हम बात करें, अगर गैस की बात करें, तो पहला हम लोग का क्या करना है, गैस सोल्यूशन है। गैस सोल्यूशन, तो इसका मतलब गैस सोल्यूशन, तो सॉल्वेंट क्या होगा हमारे पास, गैस ही होगा। तो सॉल्वेंट सभी में क्या होगा, गैस। इसमें भी ले लो, 3-3 टाइप के होते हैं, गैस होगा, और ये भी क्या होगा, गैस होगा। एक बार सॉल्यूट क्या होगा हमारे पास, एक बार चांसेस से सॉल्यूट क्या हो सकता है, गैस इन गैस होगा। दूसरा होगा लिक्विड इन गैस होगा। तीसरा होगा हमारे पास सॉलिड इन गैस होगा। ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, या तो लाइन से आप ले लो, सॉलिड इन गैस, पहला सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, और तीसरा क्या होगा, गैस इन गैस। ठीक है। तो जो हमारे पास नाम होगा वो सॉल्वेंट को रिफर करेगा। अब इसके एग्जांपल सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस, ये सब आपके ऊपर छोड़ा हूँ। ठीक है। एनसीईआरटी में गिवन है, देख लीजिएगा। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट कैसा होगा, ये भी लिक्विड होगा, ये भी लिक्विड होगा, ये भी लिक्विड होगा, ये भी लिक्विड होगा। सॉलिड एक बार क्या लेता हूँ, सॉलिड ले रहा हूँ, एक बार सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा होगा लिक्विड इन लिक्विड होगा, तीसरा क्या होगा, गैस इन लिक्विड होगा। ठीक है। इजी हो गया। एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी से जरूर देख लीजिएगा। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात करें, सॉल्वेंट कैसा होगा, सॉलिड होगा। तो सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड। वंस अगेन आप इसको फिर से एक बार लिखो, सॉलिड क्या होगा, एक बार आप सॉलिड ले लीजिए, सॉलिड इन सॉलिड हो जाएगा। फिर क्या होगा, लिक्विड इन सॉलिड होगा। तीसरा हमारे पास क्या होगा, गैस इन सॉलिड हो जाएगा। तीनों को एग्जांपल आप फिर से उसमें से देखिएगा। तो मैंने इन सब में सारे के सारे कितने पढ़ लिए, 9 टाइप एग्जाम्पल आप जरूर देखिएगा एनसीईआरटी से। ठीक है। कि सॉलिड इन सॉलिड के एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे सॉलिड एंड सॉलिड के एग्जाम्पल में हम लोग के पास ज़्यादातर एलॉय होते हैं। जैसे हम लोग कॉपर को गोल्ड में मिक्स कर दें, कॉपर को किस में, कॉपर इन गोल्ड, एयू में। ठीक है। तो ये हो सकता है, लिक्विड एंड सॉलिड में हो सकता है सोडियम अमलगम हो सकता है। अगर हम लिक्विड और सॉलिड की बात करें, तो लिक्विड क्या होता है, मरकरी होता है अमलगम, और ये सोडियम, सॉलिड क्या होगा, Na, तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम अमलगम। गैस एंड सॉलिड में भी कोई ना कोई हमारे पास एग्जाम्पल पक्का ही होगा। गैस इन सॉलिड में हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन इन पैलेडियम, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ठीक है। तो ये सॉलिड का मैंने दिखा दिया, क्योंकि इसके एग्जाम्पल थोड़े से टिपिकल हैं। तो 3 बताया। सॉलिड इन सॉलिड में क्या होगा, कॉपर इन Au और भी हो सकते हैं। लिक्विड इन सॉलिड के सोडियम अमलगम या जिंक अमलगम भी हो सकता है। जिंक में भी क्या करते हैं, हम उनको पूर कर देते हैं, जिंक अमलगम।
तीसरा हमारे पास होता है गैस एंड सॉलिड में क्या होगा, हाइड्रोजन को पैलेडियम में। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 9 हो गए। अब हम लोग को चैप्टर में सिर्फ 2 ही टाइप पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं, एक पढ़ना है गैस इन लिक्विड पढ़ना है, एक ये पढ़ना है गैस, और एक सॉलिड इन लिक्विड पढ़ना है, सॉलिड इन लिक्विड ये पढ़ना है। यानी लिक्विड सोल्यूशन के हम लोग के 2 पार्ट पढ़ने हैं, एक सॉलिड इन लिक्विड का पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है क्या, गैस इन लिक्विड पढ़ना है। तो हम इन दोनों की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में टोटल कितने हो गए, 9 टाइप के हो गए। 9 टाइप में आपको सभी का एग्जांपल याद रखने, ज़्यादातर सॉलिड सॉल्यूशन के याद रखने, क्योंकि इसके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है। और हम लोग के पास पूरे चैप्टर में 2 की बात करूंगा, एक सॉलिड इन लिक्विड की और दूसरा गैस इन लिक्विड की बात करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखना हम लोग के पास, मैं थोड़ा सेशन को जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि रिवीजन सेशन है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। देखो अब हम बात करते हैं एक्सप्रेसिंग, किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जितने एनसीईआरटी में टॉपिक है लाइन बाई लाइन में बताता चला जा रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखा हुआ, एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको डिफाइन करना है तो वहाँ पे 4 क्वांटिटीज होती हैं। पहला हमारे पास कौन सा होता है, मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी, मोलैरिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, मोलैलिटी, मोलैलिटी, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा क्या होगा हमारे पास, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम से होगा। चौथा हमारे पास क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, काई से। देखो यहाँ पे काई बोल रहा हूँ, जबकि आपके एनसीईआरटी में किससे रिप्रेजेंट है, एक्स से, तो मैं एक्स से ही रिप्रेजेंट करूंगा क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। काई भी हो सकता है, एक्स भी, बट एनसीईआरटी में एक्स है तो मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा। अब मैं देखो सबको लाइन बाई लाइन बताता चला जा रहा हूँ। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम। सिंपल से कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। याद रखना, मोल जब लिखते हैं तो MOL ही लिखते हैं, जब यूनिट लिखते हैं तो क्या यूज करते हैं हम लोग इसके जगह पे, MOL यूज करते हैं सिर्फ, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन लिक्विड पर लीटर लिक्विड, तो क्या हो जाएगा, पर लीटर सॉल्वेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे n क्या होगा, n की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यू नो n इक्वल टू W अपॉन मोलिकुलर मास होता है। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या होगा, W अपॉन मोलिकुलर मास इंटू क्या होगा, V इन लीटर में हो जाएगा। पहला फॉर्मूला तैयार हो गया। अगर यूनिट की बात करें तो n की यूनिट क्या होती है, मोल, मोल पर क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा, मोल पर लीटर हो जाएगा। ओवर, और अगर आपको ये याद टर्म नहीं है तो आप डायरेक्ट कैपिटल एम की जगह पे कैपिटल एम लिख देना, जैसे बोलते हैं ना 0.1 कैपिटल एम, यहाँ पे देखो यूनिट भी यूज कर दिए हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कैपिटल एम लिखो चाहे 0.1 मोल पर लीटर लिखो, मोल पर लीटर ऐसे भी लिखो, ठीक है। दोनों यूनिट यूज कर सकते हैं। सेकंड देखो हम लोग में कैसे यूज करते हैं, सेकंड वाला फॉर्मूला देखो, स्मॉल एम मोलैलिटी है, मोलैलिटी बोलता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ मास, पर केजी ऑफ मास कैपिटल एम से, जिसमें डिसॉल्व करे वो किस में होना चाहिए, मास में होना चाहिए और केजी में होना चाहिए। फर्दर ये एन क्या होगा, आप सिंपल कर लो, W अपॉन क्या होगा, मॉलिकुलर मास होगा, ये क्या होगा, कैपिटल एम हो जाएगा, इन केजी में हो जाएगा, सिंपल सा। यूनिट की बात करें तो यूनिट में क्या होगा हमारे पास, ये यूनिट रख लो यहाँ पे, यूनिट की बात करो तो मोल हो जाएगा, यहाँ पे इसकी यूनिट मोल, और ये क्या हो जाएगा, मोल पर केजी हो जाएगा, ठीक है। OR और डायरेक्ट स्मॉल एम भी लिख सकते हो जैसा कि ऊपर बताया हूँ, ठीक है, इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन जो हम लोग को पढ़ना नहीं है, एन नॉर्मेलिटी पढ़ना नहीं है, फिर भी आप देख लो इसका जो फॉर्मूला होता है N अपॉन W अपॉन E इंटू V होता है इन लीटर में। W क्या होता है, सोल्यूट का मास होता है इन ग्राम में, E क्या हमारे पास, इक्विवेलेंट वेट है, E क्या हमारे पास है, इक्विवेलेंट वेट है, ठीक है। हालांकि यह है नहीं आपके एनसीईआरटी में, ये पढ़ना नहीं है। और V क्या होगा, वॉल्यूम लीटर में। मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, देखो मोल फ्रैक्शन में सिंपल सा बात करें, अगर कोई कंटेनर है इसमें 2 हमारे पास नॉन रिएक्टिव गैस है, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, बट वो नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। सपोज कर लो कि NCO2 है, इसका नंबर ऑफ मोल क्या है, N1 है, ठीक है, और एक मैंने ले लिया O2 ले लिया, और इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या है हमारे पास, N2 है, ठीक है। और कोई और ले लो आप, हाँ चलो ठीक है, N2O2 हो जाएगा, ठीक है। तो CO2 का नंबर ऑफ मोल N1 है और O2 का नंबर ऑफ मोल क्या है, N2। किसी का भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो काई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम अभी यहाँ पे काई से रिप्रेजेंट करेंगे, काई CO2। तो काई CO2 जिनका निकालना होता है पहले उसको ऊपर रखते हैं, तो NCO2 नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 अपॉन जितने कंटेनर में होते हैं उसको ऐड करके डिवाइड कर देते हैं, तो NCO2 प्लस क्या हो जाएगा, NO2, ठीक है। ये क्या निकल के आएगा हमारे पास,
किसका मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा हमारे पास, CO2 का आ जाएगा। सेम तरीका O2 का अगर फाइंड आउट करना तो इसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखो, तो काइस O2 इसकल टू क्या होगा, NO2 अपॉन नीचे तो सेम होगा NCO2 प्लस क्या हो जाएगा, NO2 हो जाएगा। देख लीजिए भाई, इसमें किसी को डाउट हो तो बताना। NO2 नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, ये N क्या है, नंबर ऑफ मोल है, N क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। आप देखो वी नो कि हम जानते हैं कि जितने भी मोल फ्रैक्शन होते हैं सारे के सारे 1 के इक्वल होने चाहिए, तो इट मीन दैट काई CO2 प्लस काई O2 इक्वल टू 1 हो सकता है। तो ये होता है जितने भी हमारे पास टर्म होंगे वो सारे के सारे 1 और 2 है, 3 है, 4 है, वो 1 के इक्वल ही होगा, ठीक। तो हमारे पास एक आइडिया है, मैंने निकाल के लेके आया, आपके पास भी होगा, सभी के पास होगा, पढ़ लियो। तो आपको इन दोनों में से अगर सपोज कर लो किसी का CO2 का पूछ रहा है, O2 का भी पूछ रहा है, तो आप सिर्फ एक का कैलकुलेट करना है, या तो CO2 का कैलकुलेट करना है या तो O2 का कैलकुलेट कर लेना। एंड यू नो वेरी वेल काई CO2 प्लस काई O2 इक्वल टू 1 होता है। एक की वैल्यू आप अगर कैलकुलेट कर ले तो किसी एक की इन दोनों में से वैल्यू पुटअप कर देना, उसको 1 में से सब्स्टिट्यूट कर देना, और वैसे ही एक्स काई O2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो दूसरा वाला लेंदी नहीं होगा, टाइम नहीं लगेगा और जल्दी से निकल के आ जाएगा। जो पहली इन दोनों में से कोई एक आएगा उसको 1 में से माइनस कर देना, सेकंड आ जाएगा। तो ये क्या हमारे पास है, मोल फ्रैक्शन। तो ये चारों देख लो आप। इन जर्नल में बात करूं, आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में एक बार आ चुका है, मोलैरिटी आ चुका है, मोलैलिटी आ चुका है। डिफिनीशन व्हाट डू यू मीन बाय मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, तो नॉर्मली यही लिखोगे और कुछ नहीं करना उसमें, कि 1 मार्क्स का था, ठीक। और न्यूमेरिकल की बात करें तो एकदम सिंपल न्यूमेरिकल्स होता है, बट चांसेस मैं बता रहा हूँ CBSE बोर्ड के एग्जामिनेशन में जो चांसेस होते हैं आने के, इस पे डेंसिटी पे क्वेश्चन आते हैं। तो डेंसिटी पे एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो सिंपल अभी सीख गया, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन। नॉर्मेलिटी पढ़ना नहीं तो यहाँ से हटा दीजिए। अब बात करते हैं इसमें से कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोलैरिटी याद रखना, मोलैरिटी जब टर्म यूज करूंगा तो हम लोग पढ़ते हैं मोलर, क्या पढ़ते हैं, मोलर, बोलते हैं 1 मोलर, 2 मोलर। जब मोलर की बात करेंगे तो कैपिटल M होगा। अब जब स्मॉल m होगा तो इसको बोलते हैं मोलल, क्या बोलते हैं, मोलल। ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मोलर, मोलर बोलते हैं 1 मोलर। 1 मोलर मीन्स क्या होगा, मोलैरिटी। अगर 1 मोलर बोल दिया मोलर, तो क्या बोलेंगे हम लोग, स्मॉल m बोलेंगे। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे m होगा, मास, ठीक। अगर हम बात करें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की, कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो रहा, तो जिसमें वॉल्यूम टर्म नहीं होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो वॉल्यूम टर्म देखो यहाँ पे भी यूज हो रहा, यहाँ पे भी यूज हो रहा। ये जो गैस होगा, ये गैस वाला भी किस में यूज होता है, हम लोग के पास गैस होगा तो उसका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, जब वॉल्यूम होगा तो चेंजेस होंगे जरूर। तो हमारे पास इसमें वॉल्यूम नहीं है, तो ये क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर क्या होता है, इंडिपेंडेंट। इतनी बातें सीख गए आप लोग। आप डायरेक्ट फार्मूला ये याद सभी का रखे रहो, ठीक है, क्या क्या होता है, डायरेक्ट प्रॉपर यूज करो आप सभी का। अगर कैपिटल M की बात करें W/mm इंटू V लीटर में हो जाएगा। अगर मोलैलिटी की बात करूँ तो W/mm इंटू कैपिटल M kg में हो जाएगा। अगर मोल फ्रैक्शन की बात करूँ तो N2/N1 प्लस N1 हो जाएगा। जैसा आपको एडजस्ट करना है वैसे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं नेक्स्ट आता हूँ। अब मैं एक न्यूमेरिकल की बात कर लेता हूँ इसकी। जैसे NCERT में आपके इंटेक्स में 2.5 में आई थिंक होगा, हाँ 2.1 2 3 4 5 2.5 में होगा, एक डेंसिटी से क्वेश्चन होगा। उसमें एक में KI पूछा हुआ है, KI हो उसमें पूछा आपसे मोलैरिटी, कैपिटल M पूछा हुआ है और ये स्मॉल m पूछा हुआ है। डेंसिटी गिवन है हमारे पास 1.202 है, तो मैं राउंड ऑफ कर दे रहा हूँ, ग्राम पर ml कर दे रहा हूँ, ठीक है। और हम लोग के पास उसमें गिवन था 30% आई थिंक गिवन है। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, बुक से क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ कितना परसेंट है, वेट करना। हाँ 20% है, मास बाई मास है। 20% क्या है, मास बाई मास ऐसे लिखा हुआ, देखो ध्यान से देखो, मास बाई मास हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, ये क्वेश्चन है, ये 2.5 है और सारे के सारे लग जाएंगे। जो इजी है मैं नहीं बता रहा हूँ, मास निकालने के लिए आपको पता है, जब मास परसेंटेज निकालने के लिए बोलेगा तो सिंपल कैसे निकालोगे आप, मोल फ्रैक्शन की तरह निकालोगे। जो टफ है मैं बता रहा हूँ, जो आने के चांसेस बोर्ड में उसी को मैं बता रहा हूँ, ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ। और ये रिवीजन सेशन भी है तो सारा एक साथ नहीं लेके चल रहा हूँ। तो KI दिया हुआ है, एक कंपाउंड है, इसका 20% क्या मास बाई मास से डिसॉल्व किया गया है। इसको KI है मोल फ्रैक्शन, इसमें क्या करना है, ये किया हुआ एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया 20/20 KI को, 20% ऑफ KI। फाइंड आउट क्या करना है, कैपिटल M स्मॉल m और एक मोल फ्रैक्शन भी फाइंड आउट करना है। तो मोल फ्रैक्शन हटा दिया और डेंसिटी गिवन है इतना, ठीक।
तो अब देखो ये मास बाई मास का मतलब बताना आप। 20% मास बाई मास का मतलब होता है कि 20% अगर कोई ये कंटेनर इसमें 100% है कोई चीज़, तो इसमें क्या होगा 20 ग्राम, अगर 100% सॉल्यूशन है तो इसका मतलब हुआ इसमें 20 ग्राम क्या है हमारे पास, के आई है, बिल्कुल 20 ग्राम के आई है। अब मास बाई मास है तो पहला किसको रिप्रेजेंट करता है, सोल्यूट को, और दूसरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्वेंट को। तो सॉल्वेंट किस में प्रेजेंट है, मास में प्रेजेंट है। जब सॉल्वेंट मास में प्रेजेंट में होता है तो कौन सी क्वांटिटी आप इजिली वे में फाइंड आउट कर सकते हो, स्मॉल एम। ठीक है, तो क्या होगा 20 ग्राम हो जाएगा, तो लेफ्ट कितना सॉल्वेंट होगा हमारे पास, 80 ग्राम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला पहले देखो, एम फाइंड आउट करोगे तो डब्ल्यू अपॉन क्या होता है, मोलिकुलर मास, इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल एम इन केजी में हो जाएगा। अगर यहाँ पे मास बाई वॉल्यूम दिया रहता तो मैं कैपिटल एम फाइंड आउट कर लेता, बट दिया क्या मास बाई मास, तो पहले स्मॉल एम फाइंड करता हूँ। स्मॉल एम इजकल टू डब्ल्यू अपन एम एम इंटू कैपिटल एम होगा, तो डब्ल्यू कितना दिया 20%, यानी 20 एम एम इसका के आई का कितना होगा, के आई का जो मोलिकुलर मास आता है वो चेक कर लेना आप, मैं ऐसे याद है, हो सकता है गलत भी हो सकता है, 127 है। ठीक है, तो 127 होगा, ये सब गिवन होगा। ठीक, इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल एम कितने ग्राम में डिजोल्व किया गया, 80 ग्राम, 80 को चेंज कर लो किलोग्राम में, तो 1000 से डिवाइड करूंगा तो नीचे 1000 हो जाएगा, ये जाएगा 20, ऊपर 1000 चला जाएगा, 1000 अपॉन कितना हो जाएगा 127 इंटू के तो 80 हो जाएगा, जो आएगा वो आंसर होगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अगर यूनिट बात करें तो मोल पर केजी हो जाएगा। पहला तो इजी वे में कैलकुलेट हो जाएगा, जो गिवन होगा। अगर मास बाई मास देता है तो कैपिटल स्मॉल एम कैलकुलेट करो बहुत इजी तरीके से। अगर मास बाई वॉल्यूम दिया रहता तो मैं क्या कैलकुलेट कर देता, कैपिटल एम कैलकुलेट कर लेता। ठीक है, यहाँ पे किसी को भी डाउट देख लो भाई। अब मैं दूसरे सारा वर्क किस पे करना है, कैपिटल एम पे करना है। कैपिटल एम देखो कैसे निकलेगा, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी में मैंने मॉडिफिकेशन कर दिया, डेंसिटी 1.202 आई थिंक ग्राम पर एमएल आपके बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं राउंड ऑफ करके इजी कर दे रहा हूँ, 1.2 ग्राम पर एमएल ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो कैपिटल एम फाइंड करना है, कैपिटल एम इज टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन मोलिकुलर मास इंटू भी लीटर में। तो हमें तो डब्ल्यू तो मिल गया, डब्ल्यू मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा हम लोग के पास, 20 मिल जाएगा भाई, 20 मिल जाएगा। मोलिकुलर मास कितना मिल जाएगा, 127 मिल गया, प्लस हम लोग सारा काम वॉल्यूम तो कहीं दिए ही नहीं है, तो मुसीबत थोड़ी सी आ गई। तो डेंसिटी गिवन इसके हेल्प से निकालेंगे, तो मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ये होता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन क्या होगा, डेंसिटी होगा। मास टोटल कितना मास होगा, अगर ये परसेंटेज में तो टोटल में सपोज कर लूँ मास कितना होगा 100 ग्राम, कितना होगा हमारे पास मास होगा 100 ग्राम, 100 पर 20% है, टोटल मास कितना होगा 100 ही होगा भाई, टोटल बता रहा हूँ। तो 80 है सॉल्वेंट है, 20 सॉल्यूट है, तो टोटल कितना हो जाएगा मास, मैंने 100 ग्राम कर लिया। और डेंसिटी कितना है, 1.2 ग्राम पर एमएल। यूनिट से यूनिट रखना, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, एमएल ऊपर चला जाएगा, तो 100 अपॉन कितना होगा 1.2 एमएल आ गया, देखो एमएल में आ गया। अब इसको किस में चेंज करना है, लीटर में, क्योंकि फॉर्मूला किस है, लीटर में। तो आप क्या करो, इसको लीटर में चेंज करने के लिए 100 1.2 1000 से डिवाइड करते हो, एमएल है तो लीटर में 1000 से डिवाइड कर दो भाई, ये लीटर में चेंज होगा। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1/12 लीटर आ गया, देखो इजी हो गया केस कितना। अब यहाँ पे पुटअप कर दीजिए आप, 20 अपॉन क्या हो जाएगा 127 हो जाएगा, इंटू वी कितना होगा 1/12 होगा, 1/12 ऊपर चला जाएगा, 20 इंटू क्या हो जाएगा 12 होगा, 127 हो जाएगा, जो आएगा आंसर होगा ये मोल पर लीटर में आ जाएगा। देख लो भाई इजी है। तो ये सब क्वेश्चन आने के चांसेस है, देखो डेंसिटी वाले क्वेश्चन जो थोड़े से फंसाने वाले क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला होगा। ठीक है, तो आप इसको देख लो फटाफट, देखो मैं आप इसको इजी, मैंने 2.5 लगा दिया। अब आगे की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है, और आप सब करते रहना बैठ के घर पे, थ्योरी में कवर करता चला जा रहा हूँ, न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते रहना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना क्या है, सॉल्युबिलिटी। अब बात करेंगे हम लोग सॉल्युबिलिटी। ठीक है, हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। वेट करना, 1 मिनट वेट करो, थोड़ा सा इंक दे देना इसको। सॉल्युबिलिटी में हम लोग को बताया कि मैंने 2 चीज़ हम लोग को पढ़ना, एक सॉलिड इन लिक्विड में पढ़ना, दूसरा गैस इन लिक्विड में पढ़ना है। ठीक है, और उस पर फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ना है, उस पर क्या पढ़ना है हम लोग को, फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग अब टॉपिक शुरू होने वाला सारा, अब ध्यान से देखना। अब आप अभी तक के क्वेश्चन में क्या आने के चांसेस है,
डेंसिटी पे मोलैरिटी नॉर्मेलिटी सब पे एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, अदरवाइज इस वाले पार्ट आएंगे। सॉल्बिलिटी में हम लोग को 2 टाइप के पढ़ने, पहला पढ़ना है मैंने बताया था जैसे 9 टाइप में होता है, तो 9 टाइप में 2 टाइप पढ़ना है, एक सॉलिड इन लिक्विड में पढ़ना है, ठीक है, और दूसरा पढ़ना है गैस इन लिक्विड में पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है? गैस इन लिक्विड में पढ़ना है, ठीक है, 2 पढ़ना है। तो हम पहले बात करेंगे गैस इन लिक्विड की बात करेंगे। अगर हम गैस इन लिक्विड की बात करते हैं, पहला हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इस तरफ मैं लिख लेता हूँ गैस इन लिक्विड, और दूसरा यहाँ पे लिख लेता हूँ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड की बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब सॉलिबिलिटी देखो, सॉल्युबल बनाना है आपको। अगर सॉल्युबल बनाना है तो गैस इन लिक्विड फैक्टर ऑफ एक्टिंग पढ़ना है। तो अगर आपको किसी भी लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करना है तो एक ही कंडीशन हो सकती, 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो उसका टेम्परेचर कम कर दीजिए और प्रेशर बढ़ा दीजिए, या तो उसका टेम्परेचर कम कर दीजिए और प्रेशर बढ़ा दीजिए। जैसे कोई गैस मॉलिक्यूल्स वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, जब वो डिसॉल्व नहीं होगा तो क्या करो, आप उस पर प्रेशर अप्लाई कर दो। जैसे ही प्रेशर अप्लाई करोगे वो गैस क्या होगा, उस टाइम तक उस लिक्विड में क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर हटाओगे गैस फिर से रिलीज हो जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में क्या होता है, CO2 क्या करता है, प्रेशर देके अंदर इन किया जाता है, इनरिचमेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे ही टैप हटाते हो गैस क्या होता है, रिलीज हो जाता है। तो CO2 मॉलिक्यूल्स को लिक्विड के अंदर क्या जबरदस्ती प्रेशर देके क्या किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, सॉल्युबल बनाया जाता है। जैसे ही टैप हटाते वो एस्केप कर जाता है। तो यहाँ पे भी केस, तो हमने क्या पाया, अगर फैक्टर ऑफ एक्टिंग पढ़े तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा हमारे पास, सॉल्युबिलिटी होगा, भाई यही होगा। दूसरा केस हम लोग पढ़ते टेम्परेचर, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई सॉल्युबिलिटी के, देख लो ध्यान से देखना। अगर हम बात करते हैं कोई गैस, अगर कोई हमारे पास लिक्विड में डिसॉल्व है, अगर उसको हीट कर रहे हो, हीट जैसे ही करोगे तो क्या होगा, स्कैप करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो स्कैप करना स्टार्ट कर दे रहा है, ठीक है। ये सॉल्युबिलिटी हो गया। थर्ड हमारे पास है नेचर ऑफ गैस। थर्ड हमारे पास कौन सा है, नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस यू नो वेरी वेल कि जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी का रूल्स होते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 टर्म लिख रहा हूँ, एक पोलर, पोलर इन पोलर, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, नॉन पोलर, नॉन पोलर इन नॉन पोलर, ठीक है। अगर ये एक दूसरे से अपोजिट हुआ तो डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे मैं बात करता हूँ पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स में कोई भी बात कर लो, जैसे मैं बात करता हूँ अमोनिया, NH3 होता है और वाटर ले लूँ, तो अमोनिया क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व होता है, क्योंकि NH3 भी पोलर होता है, ये भी पोलर होता है, ये डिसॉल्व होगा। अब जैसे मैं कोल्ड ड्रिंक की बात करूँ, कोल्ड ड्रिंक के बॉटल की बात करूँ, CO2, अब बहुत लोग को नहीं पता होगा कि CO2 पोलर है कि नॉन पोलर है। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देखोगे तो क्या होगा, हमारे पास पोलर होना चाहिए, बट वेक्टर स्केल से देखोगे तो ये क्या होगा, हमारे पास नॉन पोलर होगा। तो ओवरऑल ये क्या होता है, CO2 नॉन पोलर होता है, लीनियर होता है। स्ट्रक्चर कैसा होगा, दिस वन, ये अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, ये अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, कैंसिल करेगा, और मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब 11 की चीज़ है। तो CO2 को डिसॉल्व करना है H2O में, तो ये क्या हो गया, पोलर हो गया, ठीक है। और ये कैसा है, नॉन पोलर है। अब ये डिसॉल्व होगा, बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रेशर देके आप यूज़ कर सकते हो। वैसे ही हमारे पास एग्जांपल है नॉन पोलर का। नॉन पोलर में एग्जांपल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व कर दो, डिसॉल्व हो जाएगा। ये भी हमारे पास नॉन पोलर है, NP से लिख रहा हूँ, नॉन पोलर है। ये भी क्या है, हमारे पास नॉन पोलर है, देख लो। तो 3 केसेस मैंने पढ़े, प्रेशर, सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी एंड नेचर ऑफ गैस, पोलर इन पोलर एंड नॉन पोलर इन नॉन पोलर में बात करते हैं। अब देखो क्या हुआ, गैस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में डिफाइन करने के लिए एक हमारे पास लॉ आया, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, जिनका नाम था हमारे पास हेनरी लॉ था, ठीक है। अब हेनरी लॉ ने क्या बोला, हेनरी लॉ सिंपल सा बोले, फिर से ध्यान से सुनना, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिफाइन करने के लिए एक लॉ आया जिनका नाम था क्या, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ में क्या बोला गया, क्या था, हेनरीज लॉ, ठीक है। देखना, हेनरीज लॉ हो जाएगा, ठीक है। हेनरी लॉ ने क्या बोला, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, द पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू,
proportional to its mole fraction, its mole fraction। ठीक है, क्या बोला? द पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल वेपर प्रेशर को मैं अगर पी से अगर रिप्रेजेंट करूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया इसके मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या हमारे पास एक्स है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रेशर है, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या होगा? पार्शियल वेपर प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही? वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है? वेपर प्रेशर का मतलब होता है पूरे कंटेनर जो सॉल्यूशन में, जैसे मैं बात करूं, अगर ये है, अगर ये सॉल्यूशन है, इस पे जो भी हमारे पास सपोज कर लो 2-3 गैस इसमें मिक्स होगा, लिक्विड जो भी होगा, इसके थ्रू जो भी वेपर रिलीज होगा, वेपर क्या होगा? इस सॉल्यूशन के सरफेस पे एक्सर्ट होगा। ये कंटेनर पे भी प्रेशर अप्लाई करेगा, इस लिक्विड पे भी अप्लाई करेगा। इसको बोलेंगे क्या? वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो लिक्विड सरफेस पे क्या हो रहा है? एक्सर्ट हो रहा ओवर, वो क्या होता है? वेपर प्रेशर। और इक्विलिब्रियम किसके साथ होता है? वेपर प्रेशर और लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम पे होता है। और पार्शियल वेपर प्रेशर क्या बोलते हैं? जैसे इंडिविजुअली सपोज कर लो यहाँ पे CO2 O2 है, तो पर्टिकुलर एक, जैसे CO2 के द्वारा, यानी CO2 के थ्रू जो भी हम लोग के पास प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है इंडिविजुअल किसी एक के थ्रू, तो क्या होगा? पार्शियल वेपर प्रेशर। और सभी पार्शियल वेपर प्रेशर को ऐड करके क्या बनाया जाता है? पी टोटल बनाया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने क्लास 11th में डाल्टन लॉ पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे तो पार्शियल का मतलब सिंगल के थ्रू, और वेपर प्रेशर बोलूँ तो सबके थ्रू आ जाएगा वो। तो पार्शियल प्रेशर इनटू क्या होगा? मोल फ्रैक्शन। अब देखो हेनरी लॉ ये कैसे बोले, तो इनके गैस इन लिक्विड पे डिपेंड करता है क्या? एक हमने पास रूट क्या था, जो प्रेशर था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या? सॉल्युबिलिटी था। यही रूल है इनका, इन्होंने टर्म को बस मॉडिफाई कर दिया, प्रेशर को पार्शियल प्रेशर से चेंज कर दिया। सॉल्युबिलिटी क्या है? एक्स है। सॉल्युबिलिटी एक्स कैसे हुआ? मोल फ्रैक्शन। आपको पता है कि कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए, यानी किसी भी मटेरियल जो सॉल्युबल है उसको डिफाइन करने के लिए लोग 4 यूनिट यूज करते हैं। पहला कौन सा यूज करते हैं? कैपिटल एम, दूसरा स्मॉल एम, तीसरा कैपिटल एम, और चौथा क्या? मोल फ्रैक्शन है। यही सब तो सॉल्युबिलिटी है भाई, यही सब तो सॉल्युबिलिटी है। कंसंट्रेशन को डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन को डिफाइन करता है। तो उन्होंने एक क्या कर लिया इसमें से? मोल फ्रैक्शन ले लिया। तो ये क्या है? सॉल्युबिलिटी तो है, सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हो गया? एक्स हो जाएगा, यानी सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसा कि ये वाला था, इस वाले केस में वैसे ही सेम है। अब यहाँ पे यू नो वेरी वेल कि जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, पी स्क्वायर टू क्या होगा? KH आ जाएगा, इंटू क्या होगा? एक्स हो जाएगा। वेयर KH क्या हमारे पास है? हेनरी कांस्टेंट है। ये क्या हमारे पास है? हेनरीज कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मैं P की वैल्यू 1 ले लूँ, P की वैल्यू क्या? पार्शियल प्रेशर की 1 ले लूँ, तो KH स्क्वायर टू क्या हो जाएगा? KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत ही अच्छा टॉपिक बताने वाला हूँ, पॉइंट ध्यान सुनना। KH और H में, एक्स में कैसा रिलेशन है? एक्स से याद रखना मोल फ्रैक्शन है। पहले मैं रिप्रेजेंट कर रहा था काई से, मगर एनसीईआरटी में एक्स से रिप्रेजेंट किया, मैं एक्स से चल रहा हूँ। तो KH और एक्स में कैसा रिलेशन है? अगर आप देखो KH की वैल्यू इंक्रीज करते हो, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करते हो, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी हमारे पास? डिक्रीज करेगी। यही कंक्लूजन निकल के आता है भाई। अगर KH इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इनसे यही निकल के आता है। अब आप इनके केस में पढ़ते थे क्या? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ये भी तो पढ़ते थे आप। दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग में इसमें प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, तो क्या होगा हमारे पास? टेम्परेचर यहाँ पे होगा, टेम्परेचर जब इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ये भी तो फैक्टर है भाई, देखो कर रहा है, काम कर रहा है। टेम्परेचर जब इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है हमारे पास? डिक्रीज कर रहा है। अब दोनों का रिलेशन और के और टी में रिलेशन फाइंड आउट करना है। KH और किस में फाइंड आउट करना है? टी में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो KH और टी में देखो रिलेशन कैसे फाइंड आउट होगा, ध्यान से देखना। KH बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, टेम्परेचर बढ़ाने पे भी सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, तो K और टी में कैसा रिलेशन होगा? डायरेक्टली होगा। बहुत बड़ी पॉइंट है ये, ध्यान सुनना। KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? टेम्परेचर हो जाएगा। ये देखो नोट कर लो। इट मीन दैट टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे, KH की वैल्यू, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू आपकी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया क्या? हेनरी कांस्टेंट पढ़ लिया और हेनरी लॉ भी पढ़ लिया। तो फिर से मैं एक बार बताता हूँ, गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है, और भी हो सकता है, मैंने 3 मेजर रखे हुए हैं। प्रेशर के साथ डायरेक्टली होगा सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर के साथ इनवर्सली होगा, और गैस ऑफ पे जो डिपेंड कर रहा वो पोलर और नॉन पोलर पे डिपेंड कर रहा है। गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिफाइन करने के लिए एक लॉ है जिनका नाम था हेनरी लॉ। उन्होंने क्या किया? बोला कि द पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन।
तो पार्शियल प्रेशर पी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्बिलिटी के टर्म में, क्योंकि हमारे पास 4 क्वांटिटी होती है, एक उनको अच्छी लगी होगी चाहे जो भी इनका रीजन होगा, मोल फ्रैक्शन को उन्होंने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, और जैसे ही सेलेक्ट किया बताया कि ये सेम क्वांटिटी सॉल्बिलिटी और ये क्या होगा, प्रेशर होगा, एक कांस्टेंट आएगा KH हो जाएगा, तो हेनरी कांस्टेंट आ गया। अब P की वैल्यू अगर पार्शियल प्रेशर 1 कर दूँ तो K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X हो जाएगा, KH इंक्रीज करोगे तो सॉल्बिलिटी कम हो जाएगा, और यू नो वेरी वेल कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्बिलिटी भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इन दोनों में कैसा रिलेशन आएगा, KH भी इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी डिफरेंट अगर टेम्परेचर बढ़े तो KH भी क्या होगा हमारे पास, इंक्रीज कर जाएगा। तो आपके एनसीईआरटी में डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट KH की वैल्यू है। तो ऑक्सीजन का मैं 2 वैल्यू लेके बता रहा हूँ, देखो ऑक्सीजन के लिए हमारे पास 2 वैल्यू गिवन है, मैं दोनों को वैल्यू बता रहा हूँ, एक O2 ये टेम्परेचर यहाँ पे और KH की वैल्यू यहाँ पे है। एक ऑक्सीजन जो रिकॉर्ड किया गया वो 34.86 पे है टेम्परेचर, सॉरी एक हमारे पास टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया 293 पे है और दूसरा 303 पे है, और रिकॉर्ड किया गया KH की वैल्यू 34.86 और दूसरा 46.82 रिकॉर्ड किया गया। देख लो भाई, रूल को फॉलो कर रहे हैं इसको। O2 पहले 293 पे टेम्परेचर पे 34.86 था, दूसरा O2 हमारे पास टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया 303 कर दिया, KH की वैल्यू 34 से क्या होगा 46 आ गया, तो क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये हमारे पास था पहला केस था क्या, मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट और इसके एप्लीकेशन एप्लीकेशन में क्या, देखो एप्लीकेशन में बात करूँ तो इसके 2 एप्लीकेशन जरूर याद रखना, एक बेंड्स ठीक है, और दूसरा क्या है एनोक्सिया, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ सिर्फ बताऊंगा, ठीक है। दूसरा क्या है एनोक्सिया है, पहला क्या हमारे पास है बेंड्स हो जाएगा, दूसरा क्या है एनोक्सिया। मैं बेंड्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। बेंड देखो क्या होता है कि जब आप कभी कभी क्या होता है क्यूबा डाइवर जाता है जब बहुत ही अंदर पानी के अंदर बहुत लेवल बहुत ज़्यादा, जैसे सपोज कर लो कि ओशियन है या सी वाटर है उसमें बहुत अंदर जा रहे हैं तो प्रेशर काफ़ी क्या होता है बढ़ता चला जाता है। जब प्रेशर बढ़ता जाएगा तो नाइट्रोजन की सॉल्बिलिटी या गैस की सॉल्बिलिटी ब्लड के अंदर बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर बॉडी के ऊपर बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा गैस की सॉल्बिलिटी टिश्यूज के अंदर क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। अगर वो सडन सरफेस पे आते हैं निकल के आते हैं तो क्या होता है उनको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। होता है कि एक्चुअल में कि जो टिश्यूज में गैस सॉल्युबल हो तो सडन निकलना स्टार्ट करते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास नब्स जो होती है उसमें नाइट्रोजन के बबल क्रिएट होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, नाइट्रोजन के बबल्स क्रिएट होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास मेडिकल कंडीशन आना स्टार्ट हो जाती है। इट मीन दैट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बॉडी के अंदर, और उस कंडीशन को, उस डिसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंड्स बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, ठीक है। ये दोनों टॉपिक क्या होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बेंड्स का मीन समझ में आ गया। अब एनसीईआरटी बोलना एकदम सीधे सीधे लिखा हुआ है कि आप जब स्क्यूबा डाइवर होते हैं समुद्र के नीचे या ओशन में या सी वाटर में बहुत नीचे लेवल पे जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है बॉडी के ऊपर बढ़ जाता है, गैस की सॉल्बिलिटी बढ़ जाती है, और जब वो सडन क्या होता है ऊपर आते हैं सरफेस पे ना, तो नाइट्रोजन क्या होता है सडन, जो भी गैस होता है सडन रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद नाइट्रोजन की बबल्स बन जाती हैं, और जहाँ पे नाइट्रोजन की बबल्स बन जाते हैं वहाँ पे कैपिलरी ब्लॉक होने लगते हैं। कैपिलरी क्या होने लगती है, ब्लॉक होने लगती है, जिसकी वजह से मेडिकल कंडीशन आने लगती है, और उस मेडिकल कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंड्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर, बात समझ में आती है। सेकंड हम लोग बात करते हैं एनोक्सिया। इसी वजह से सिलेंडर में अब हम लोग लेके क्या जाते हैं, जो सिलेंडर लेते हैं उसमें क्या करते हैं, हीलियम लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और नाइट्रोजन फिल करके जाते हैं। इसका परसेंटेज कुछ होता है, परसेंटेज मैं देख के बताता हूँ। एक का हमारे पास है 11.7 है, ये ज़रूर याद रखना। ऑक्सीजन का हमारे पास परसेंटेज है 56.2% है, और नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है 32.1% है। देख लो भाई, मैंने शायद उल्टा बताया, ये नाइट्रोजन का और ये ऑक्सीजन का है। हीलियम 11.7%, ऑक्सीजन 32.1% और नाइट्रोजन का 56.2% लेकर चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एनोक्सिया। एनोक्सिया क्या होता है, जब माउंटेनियर होते हैं वो हाई, जब एल्टीट्यूड पे हाई, क्या कहाँ पे चलते हैं हमारे पास, हाई एल्टीट्यूड पे जब हम चलते हैं या ऊपर जब जाते हैं तो क्या होता है कि प्रेशर बढ़ता चला जाता है। प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब जब प्रेशर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा हमारे पास, उसमें गैस में, या सिंपल से आप बोल सकते हो कि जब आप ऊपर जाते हो
तो सॉल्बिलिटी क्या होगी, वेट करना वेट करना वेट करना वेट करना, क्लाइंबर्स होंगे टिश्यू, हाँ देखो एक चीज मैंने थोड़ा उल्टा बोला, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो प्रेशर आई थिंक कम होता जाएगा, पार्शियल प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाते जाओगे प्रेशर जब कम होता जाएगा, जब प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन की सॉल्बिलिटी ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की सॉल्बिलिटी ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे ही कम हो जाएगी वहाँ पे थिंकिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी सोचने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उस समय वो जो मेडिकल कॉज होता है, वो जो डिसीज होता है, वो डिसीज का नाम क्या बताएगा, एनोक्सिया बताएगा। ठीक, बात क्लियर। हाई एल्टीट्यूड पे जब क्लाइंबर या माउंटेनियर जाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर कम होता है। जैसे ही प्रेशर कम होता है तो ऑक्सीजन की सॉल्बिलिटी ब्लड के अंदर कम होती है, जिसकी वजह से थिंकिंग पावर, सोचने की टेंडेंसी कम हो जाती है और मेडिकल कंडीशन आना स्टार्ट हो जाता है। दैट मेडिकल कंडीशन इज बेटर नोन एज एनोक्सिया। तो ये हो गया हमारे पास दो एप्लीकेशन इसके, बेंस और एनोक्सिया के। ठीक है, तो पहले मेरा ये पहला हमारे पास लेक्चर होगा सॉल्यूशन का, फर्स्ट पार्ट रिवीजन का, जिसमें मैंने पूरा हेनरी लॉ का मतलब बता दिया। अब मैं दूसरे पार्ट पे चलूंगा, कौन सा, सॉलिड इन लिक्विड की बात करूंगा। और इसमें ही मैं बात करूंगा क्या, राउल्स लॉ। कौन सी बात करूंगा, राउल्स लॉ की बात करूंगा। अब इसमें पूरा हम लोग डायग्राम वगैरह कुछ देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिनको प्रॉब्लम होगी वो फिर से मेरे को बताएगा, मैं पर्सनली या तो फिर दूसरा वीडियो में बना लूँगा इससे। ठीक है, थैंक यू सो मच।